पिछले वीडियो में हमने ABCDE ये जो अप्रोच है उसके बारे में जानकारी ली थी और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के ये इच्छा जताई है कि ये जो उसके जो अलग अलग स्टेप्स है उनके बारे में भी उनको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं उसकी जो पहली स्टेप है यानी एयरवे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा जो पहला वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेस करने के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है डिटेल एयरवे असेसमेंट और दूसरा जो प्रकार है वो है क्विक एयरवे असेसमेंट। तो डिटेल एयरवे असेसमेंट कब किया जाता है? जब एनास्थेटिक लोग प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करने जाते हैं पेशेंट का, तब वो डिटेल एयरवे असेसमेंट करते हैं। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो है क्विक एयरवे असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और इमरजेंसी में हमारे पास एडमिट हुआ है। तो हम जब एयरवे असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि ये करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो उद्देश्य यानी पर्पस जो है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे। मतलब हमें जो एयरवे है उसे देखना है कि वो पेटेंट है कि नहीं, और वो एयरवे पेटेंट होने के बाद हमें ये भी देखना है कि वो जो एयरवे है वो वैसे की वैसे ही पेटेंट मेंटेन रहे। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि ये जो एयरवे है ये कौन से कारण से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है टंग फॉल। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो उसकी जो टंग है वो पोस्टीरियर साइड में फॉल हो जाती है और उसके कारण जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और ये है मोस्ट कॉमन कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। दूसरा कारण है ऑब्स्ट्रक्शन का वो है फॉरेन बॉडी, और ये जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है ये कॉमनली हमें छोटे बच्चों में दिखता है। तीसरा कारण है ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर कोई ट्रॉमा के कारण फेशियल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, अंदर कुछ ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फिर चौथा जो कारण है वो है स्वेलिंग। अब कौन से कारण से एयरवे में स्वेलिंग आ सकती है? इसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं। जैसे पहला कारण है इन्फेक्शन, अगर वहाँ अंदर कुछ एब्सेस है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा कारण है कि एनाफिलैक्सिस में पूरा अंदर एडिमा हो जाता है और उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर हमने कोई टॉक्सिक गैसेस इनहेल कर लिए तो उससे भी एयरवे में स्वेलिंग हो सकता है और इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पांचवा जो ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है वो है ब्लड, वोमिटस या फिर सिक्रीशंस। ऐसे कोई भी टाइप के जो लिक्विड्स है जैसे ब्लड है या वोमिटिंग है या बहुत सारा अगर वहाँ से सिक्रीशन हो रहा है तो वो भी हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और सिक्स्थ रीज़न है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का वो है पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अगर कोई भी कारण से जो वोकल कॉर्ड्स है वो अगर पैरालाइज हो गए और पास में आ गए तो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये जो 6 है ये मुख्य कारण है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के। अब हम देखते हैं कि ये जो एयरवे असेसमेंट है वो करने के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि कैन पेशेंट टॉक नॉर्मली। मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मली आपके या मेरे जैसा नॉर्मली बात कर सक रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट नॉर्मली बात कर सकता है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पेशेंट का जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, एयरवे उसका जो है वो पेटेंट है। अगर इफ़ पेशेंट कैन टॉक नॉर्मली, इफ़ द आंसर इज़ येस, देन डायरेक्टली प्रोसीड टू स्टेप बी। अगर पेशेंट नॉर्मली बात कर सकता है तो आप ये स्टेप से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप जो है मतलब ब्रीदिंग उस पर एडवांस कर सकते हैं। अगर ये जो पहला स्टेप है उसका आंसर अगर नो है, अगर पेशेंट नॉर्मली बात नहीं कर सकता है तो हमें ये देखना है कि आर देयर एनी साइंस ऑफ एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। मतलब वो जो पेशेंट है उसमें एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ के कोई साइंस है कि नहीं है। अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ के साइन नहीं है तो हम फिर से नेक्स्ट स्टेप यानी ब्रीदिंग पे जा सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है उसके साइंस क्या है।
तो ये साइंस देखने के लिए हमें उसको 3 भाग में डिवाइड करना है, लुक, लिसन और फील। लुक मतलब हम क्या देख सकते हैं, लिसन मतलब हम क्या सुन सकते हैं, और फील मतलब हम क्या महसूस कर सकते हैं। तो हम लुक में क्या देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, या इसे सी सॉ साइन भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है एयरवे कॉम्प्रोमाइज की। दूसरा इम्पॉर्टेंट साइन है कि गैस्पिंग टाइप ऑफ ब्रीदिंग भी एयरवे जब कॉम्प्रोमाइज रहता है तब दिख सकती है। तीसरा हम क्या देख सकते हैं कि डिक्रीज कॉन्शियसनेस। ये हम ऑब्वियसली हमारी आंखों से देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो सुस्त पड़ा हुआ है, वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और जब पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ रहता है तो उसमें एयरवे कॉम्प्रोमाइज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और वो कैसे होता है, वो होता है टंग फॉल के कारण। फिर हमें और क्या दिख सकता है कि फ्लूइड्स है क्या एयरवे में, जैसे एयरवे में ब्लड रह सकता है, वोमिटस रह सकता है, या सिक्रीशंस रह सकते हैं जो हमको ऑब्वियसली बाहर से ही दिख सकते हैं। फिर हमें और क्या दिख सकता है कि कुछ एयरवे के आजू बाजू में कुछ स्वेलिंग है क्या, जैसे बहुत बड़ा अगर थायराइड स्वेलिंग है तो वो एक साइन है एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ का, या अगर कोई इन्फेक्शन है, कहीं ट्रॉमा हुआ है, कहीं हिमेटोमा है, तो ये भी हम ऑब्वियसली देख सकते हैं। फिर और हम क्या देख सकते हैं कि साइनोसिस, जब पेशेंट को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है तो वो नीला पड़ने लगता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं, और वो भी हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हम क्या चीज़ें सुन सकते हैं जिससे हमको अंदाज़ा आ सकता है कि पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं। तो इसमें हमको एबनॉर्मल साउंड्स सुनाई दे सकते हैं। तो ये एबनॉर्मल साउंड्स क्या रह सकते हैं, स्नोरिंग, मतलब खर्राटे हम सुनते हैं तो उसे कहते हैं स्नोरिंग। फिर रहता है स्ट्राइडर, जब भी हमारे लैरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंस्पिरेशन के वक्त हम ये जो टिपिकल साउंड है स्ट्राइडर का वो सुन सकते हैं। तीसरा है गर्गलिंग, अगर एयरवे में बहुत सारे सिक्रीशंस है और उसमें से अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो वो जो एक टिपिकल साउंड आता है उसे कहते हैं गर्गलिंग। और तीसरा रहता है व्हीज, ये हमें एक्सपिरेटरी व्हीज, ये एक एक्सपिरेटरी साउंड है और वो भी हम ऑडिबल व्हीज जिसे कहते हैं वो सुन सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं पेशेंट की चेस्ट, और हम पेशेंट का एयरवे यहाँ पे भी स्टेथोस्कोप रख के उसे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, और उससे हमको अंदाज़ा आ सकता है कि पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है कि नहीं है। फिर हम क्या फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, तो हमें क्या देखना है कि एयरवे मूवमेंट एट नोज और माउथ, मतलब कभी कभी पेशेंट का रेस्पिरेशन इतना स्लो रहता है कि उसका एब्डोमिनल और चेस्ट मूवमेंट कभी कभी हमें दिखता भी नहीं, लेकिन हम वहाँ पे उसके जो नाक है और उसका जो मुंह है वहाँ पे हाथ रख के हम महसूस कर सकते हैं कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट साइंस है इनके द्वारा हमें इसका अंदाज़ा आ सकता है। तो दोस्तों, अगर साइंस ऑफ एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंप्लीट है कि पार्शल है। अब ये डिफ्रेंशिएट इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये तो बहुत ही एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, और तुरंत अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो तुरंत पेशेंट की वहाँ पे डेथ हो सकती है। तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या रहता है कि पेशेंट बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता है, कफ भी नहीं कर सकता है और सांस भी नहीं ले सकता है। इसके अपोजिट जब पेशेंट को पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो पेशेंट सांस ले सकता है, लेकिन उसका जो ब्रीदिंग है वो बहुत लेबर्ड रहता है। पेशेंट को कफिंग भी रहता है और अलग अलग टाइप के साउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे टाइप के जो साउंड्स है वो भी आप सुन सकते हैं। जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें पेशेंट बहुत जल्दी साइनोसिस में जाता है कंपेयर टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें पेशेंट को साइनोसिस तभी होगा जब पेशेंट को पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन से टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये जो डिफ्रेंशिएशन हमने किया है उसके बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट की फिर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो मैक्सिमम टाइम उसका जो रीज़न रहता है वो रहता है फॉरेन बॉडी, और अगर फॉरेन बॉडी के कारण पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉरेन बॉडी हमको ऑब्वियसली दिख रही है तो हमको उसे धीरे धीरे केयरफुली निकालना है। फिर हमें पेशेंट का जो कफिंग है उसे एनकरेज करते रहना है ताकि कफिंग से ही उसकी जो फॉरेन बॉडी है वो निकल जाए। और अगर पेशेंट
को चोकिंग हो रहा है, मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वो फॉरेन बॉडी के कारण वो सांस ही नहीं ले रहा है, तो हमें फिर डिफरेंट मैन्योर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे बैक ब्लोज, एब्डोमिनल थ्रस्ट या चेस्ट थ्रस्ट। मतलब हमें उसे पीठ पे धक्के ऐसे मार के वो जो फॉरेन बॉडी है वो निकलने की कोशिश करनी है, या फिर हमें उसे एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसे हेमलिश मैन्योर भी कहते हैं, या फिर चेस्ट थ्रस्ट देने पड़ते हैं, जिसके कारण फिर उसकी जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये अगर फेल हो गई और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमें फिर CPCR चालू करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें सहायता यानी हेल्प भी मांगना है। अगर फॉरेन बॉडी कोई कारण से नहीं निकली तो हमें फिर एक्सपर्ट को बुला के भी फॉरेन बॉडी निकालने का काम करना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। अगर पेशेंट के एयरवे में बहुत सारे सिक्रीशंस है तो हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो पेशेंट का जो एयरवे है उसमें हमें अच्छे से सक्शन करना है, और दूसरा हम पेशेंट को रिकवरी पोजीशन भी दे सकते हैं ताकि जो सिक्रीशंस है वो नीचे आ जाए और वो अंदर उसके एयरवे में न जाए। अगर पेशेंट का एयरवे कोई एलर्जी यानी एनाफिलैक्सिस के कारण कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना है, हमें उसे देना है इंजेक्शन IM एड्रेनालिन, और फिर हमें आगे के जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसका जो कॉन्शियसनेस है वो डिप्रेस्ड है तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट को कोई भी प्रकार का ट्रॉमा नहीं है या स्पेसिफिकली सर्वाइकल स्पाइन इंजरी नहीं है तो हमें ये मैन्योर यूज़ करना है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। ये क्या रहता है इसके बारे में भी मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये जो डायग्राम है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट क्या रहता है। फिर अगर पेशेंट को अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर नहीं यूज़ कर सकते, और वहाँ पे हम फिर जॉ थ्रस्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों मैन्योर है इसका काम ये है कि जो एयरवे है वो ओपन हो जाए। अगर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट का एयरवे ओपन नहीं हुआ तो हमें कुछ एयरवे डिवाइसेस भी यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे ओरोफेरिंजियल एयरवे या फिर नेजोफेरिंजियल एयरवे। इसकी जो भी डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर मुझे टाइम मिला तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इमरजेंसी में एयरवे असेसमेंट करते हैं और सिंपल मेजर्स से जो एयरवे है उसे पेटेंट रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये कोशिश में फेल हो गए तो फिर हमें डेफिनेटिव एयरवे जो है वो एस्टेब्लिश करने का काम पड़ सकता है। तो ये जो डेफिनेटिव एयरवेज है वो क्या है, तो पहला है एंडोट्रकियल इंटुबेशन, दूसरा है क्रिकोथायरोटॉमी, मतलब थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में एक क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन रहता है, उसे पंक्चर करके हमें एयरवे एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तीसरा जो है वो है ट्रकियोस्टोमी, मतलब जो ट्रकिया है वहाँ पे छेद करके हम एयरवे एस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है और उसका एयरवे अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आइदर सिंपल मेजर से या फिर डेफिनेटिव मेजर से हमें उसका एयरवे जो है वो पेटेंट रखना और मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। और एक बार एयरवे पेटेंट हो गया तो फिर हमें उसे ऑक्सीजन चालू करना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो दोस्तों आगे की जो स्टेप्स है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।